जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ नीरज सर। लर्न विथ नीरज सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3 का जो है एग्ज़ाम अंतिम पड़ाव पर चल रहा है। तो आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूँ। जो आज का टॉपिक हमारा क्या है, वो है प्राचीन भारत का इतिहास। तो प्राचीन भारत के इतिहास से बहुत सारे प्रश्न जो है बीपीएससी के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आने की संभावना है, इसलिए आज का टॉपिक जो है हमारा प्राचीन भारत का इतिहास है। इस टॉपिक को हम ध्यानपूर्वक पहले क्लियर करते हैं, उसके बाद फिर आगे हम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम चलते हैं सीधे अपने इस टॉपिक पर, जो आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है, ये जो भी वीडियो आप देखते हैं मेरे हैंड नोट्स है, मैंने खुद से इसको तैयार किया है। तो हम चलते हैं अपने नोट्स की तरफ। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, आप जो वीडियो देखते हैं तो इस तरह की बहुत सारी वीडियो आप लोग के लिए आगे की एग्जामिनेशन के लिए भी प्रस्तुत की जाएगी। इसलिए आप लोग जो है मेरे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ जाए। यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप लोग को क्या करना होगा, तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है, हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए यहाँ से हम शुरू करते हैं कि इतिहास अतीत में घटित घटनाओं का विवरण है। अतीत का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। इतिहास किसे कहते हैं, तो अतीत के अध्ययन की बीते हुए समय का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य आप लोग देख सकते हैं कि इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। यानी हेरोडोटस जो है उनको इतिहास का जनक माना जाता है। फिर हम आगे चलते हैं इतिहास यानी कि कालखंडों के अनुसार अगर देखा जाए तो इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है, जिसमें एक है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आधे ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। यानी कि इतिहास को 3 खंडों में विभाजित किया गया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं प्रागैतिहासिक काल। इस काल में मानव किसी लिपि और लेखन कला से परिचित नहीं था। यानी कि मनुष्य के पास कोई भी साक्ष्य लिखित रूप में इस प्रागैतिहासिक काल में नहीं था। ठीक है, इस प्रागैतिहासिक काल को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक है पाषाण काल तथा दूसरा है ताम्रकाल। इसी तरह से अगर देखा जाए तो ये आधे ऐतिहासिक काल को अगर देखते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि लिपि से परिचित तो थे पर पढ़ी नहीं जा सकी। यानी कि आधे ऐतिहासिक काल में लिपि थी, लेकिन उस लिपि को पढ़ा या समझा नहीं जा सका। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता ये जो है आधे ऐतिहासिक काल का पार्ट है। फिर आगे हम देखते हैं ऐतिहासिक काल। ठीक है, ऐतिहासिक काल में मानव किसी न किसी लिपि से परिचित था और वह पढ़ी भी जा सकती है। यानी कि मनुष्य को जो है लिपि का ज्ञान हो चुका था और उसकी लिपि को पढ़ा भी जा सका। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ में यहाँ पर देखा प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, यह आधे ऐतिहासिक काल का पार्ट है। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं आगे पाषाण काल के बारे में। पाषाण काल को 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है, जिसमें से एक है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। यानी कि प्रागैतिहासिक काल को जब हम पाषाण कालों में विभाजित करते हैं तो ये 3 पार्ट में बढ़ जाता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब हम यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस काल में मानव किसी लिपि से परिचित नहीं था। यानी कि इस काल में मनुष्य जो है किसी भी प्रकार की लिपि से परिचित नहीं थे। इस कालखंड की जानकारी हमें केवल अवशेषों से मिलता है। यानी कि जो अवशेष बचे हुए हैं उन्हीं से हमको इनकी जानकारी मिलती है। अध्ययन की दृष्टि से प्रागैतिहासिक काल को 2 खंडों में विभाजित किया गया। यानी कि प्रागैतिहासिक काल का कोई भी लिखित परिचय नहीं मिलता है। तो प्रागैतिहासिक काल को 2 कालखंडों में बांटा गया, एक है पाषाण काल और दूसरा है ताम्रकाल। ठीक ना। फिर यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस हुड ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की। यानी खुदाई के दौरान भारत में सबसे पहले 1863 ईस्वी में किसने, तो रॉबर्ट ब्रूस हुड ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की थी। एक यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाता है, और यह क्वेश्चन क्या है कि भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। अब हम आते हैं आगे, हम पढ़ते हैं पाषाण काल के बारे में, पूरा पाषाण काल। ठीक, पूरा पाषाण काल के बारे में कुछ तथ्य देखते हैं हम लोग। यहाँ पे है, यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। यानी कि पूरा पाषाण काल जो है इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय को माना जाता है।
इसकी कालावधि 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। एनसीईआरटी बुक के अनुसार अगर देखा जाए तो 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व जो है पूरा पाषाण काल की अवधि को माना जाता है। फिर आगे देख सकते हैं कि इस समय के मानव आदिमानव कहे जाते थे, यानी कि पूरा पाषाण काल के समय के मानव को ही आदिमानव कहा जाता था। फिर आगे देख सकते हैं इस काल में मानव जीवन अस्थिर था, शिकार करके वो भोजन का संग्रहण करते थे। अस्थिर इसका मतलब वो एक जगह पर अस्थिर नहीं थे। यहाँ पे देख सकते हैं इस समय मानव खानाबदोश था। खानाबदोश मतलब एक जगह पे अस्थिर नहीं रहना, इधर से उधर भटकते रहना अपने भोजन की तलाश में, ये मानव के गुण थे। किस काल में? तो पूरा पाषाण काल में। फिर हम आगे देख सकते हैं इस समय मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी, यानी कि हम कह सकते हैं कि मनुष्य ने पूरा पाषाण काल में आग की खोज कर ली थी। आग की खोज क्या कर ली थी? चूँकि आग तो पहले से था, लेकिन उसके बारे में इनको जानकारी मिल गई थी कि आग से हम क्या कर सकते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं, यहाँ अगले पॉइंट पे आते हैं। इस समय मानव बड़े बड़े पत्थरों के हथियार शिकार करने के लिए उपयोग करते थे, यानी कि मनुष्य जो है इस समय बड़े बड़े पत्थरों से हथियार बना करके शिकार करते थे जानवरों का, उससे अपना भरण पोषण करते थे। फिर अगले टॉपिक पे आते हैं। इसी काल में मानव ने सर्वप्रथम चित्रकारी करना प्रारंभ किया। भीमबेटका की गुफाओं में, यानी कि भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश में, उनकी गुफाओं में हम पूरा पाषाण काल में की गई चित्रकारी को देख सकते हैं, यानी कि इस काल में मानव ने सर्वप्रथम चित्रकारी करना प्रारंभ किया था। भीमबेटका की गुफाओं में इस काल के चित्र देखने को मिलते हैं। अब पूरा पाषाण काल के बाद हम चलते हैं मध्य पाषाण काल की तरफ। मध्य पाषाण काल में देखते हैं यह काल पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का संक्रमण काल माना जाता है, यानी कि मध्य पाषाण काल जो है पूरा और नव पाषाण काल के बीच का संक्रमण माना जाता है। इसकी अवधि अगर देखी जाए तो इसकी अवधि 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग, इस काल के मानव ने पशुपालन करना आरंभ कर दिया था, यानी कि मध्य पाषाण काल से ही पशुपालन करना शुरू हुआ। फिर आगे देखिए, इस समय के मानव ने छोटे छोटे और नुकीले हथियारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। छोटे हथियारों को वो क्या बोलते थे? माइक्रोलिथ कहा जाता था। छोटे हथियारों को माइक्रोलिथ कहा जाता है। जब हम देख सकते हैं यहाँ पे कि पूरा पाषाण काल में जो है पत्थरों के बड़े बड़े हथियारों का उपयोग किया जाता था, जबकि मध्य पाषाण काल में वो हथियार जो थे अब छोटे छोटे और नुकीले हो गए थे, जिसको माइक्रोलिथ कहा जाता है। अब आगे टॉपिक देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि मनुष्य द्वारा पाला गया पहला जानवर कुत्ता था। एक क्वेश्चन बार बार एग्जामिनेशन में आता है कि मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था, तो उस प्रश्न का आंसर आ जाएगा कुत्ता, यानी कि मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया था। अब मध्य पाषाण के बाद हम चर्चा करते हैं नव पाषाण काल के बारे में। नव पाषाण काल के बारे में देखते हैं। तो नव पाषाण काल जो है मध्य पाषाण काल के बाद नव पाषाण काल का आरंभ होता है। इसकी काल अवधि 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। फिर चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे। देखिए, इस काल में मानव ने अस्थायी आवास बना लिया, यानी कि नव पाषाण काल में आते ही मनुष्य अपना अस्थायी आवास बना लिया, यानी कि एक जगह पर वो अस्थिर रहना शुरू कर दिए थे। फिर देखिए, इस समय मनुष्य ने कृषि करना आरंभ कर दिया था, साथ ही विधिवत पशुपालन भी शुरू कर दिया था। यानी कि जब मनुष्य अस्थिर हो जाएंगे तो उस जगह पर कृषि कार्य करना भी शुरू कर देंगे। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि मनुष्य अगर कृषि कार्य करता है तो उसे उस जगह पर अस्थिर होकर के रहना पड़ेगा। फिर आगे हम देख सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यह है कि पहिए की खोज मनुष्य ने इसी काल में की थी। तो एक सवाल आता है कि पहिए की खोज मनुष्य ने किस काल में की थी? तो पहिए की खोज को मनुष्य नव पाषाण काल में किए थे। अब हम यहाँ पे आते हैं ताम्र पाषाण काल के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ताम्र पाषाण काल, तो नव पाषाण काल के आखिरी समय को ही ताम्र पाषाण काल या युग कहा जाता है। ठीक है, आगे यहाँ देख सकते हैं इस समय मानव ने तांबे की खोज कर ली थी। ताम्र पाषाण काल में मनुष्य तांबे की खोज कर ली थी। एक सवाल आता है कि मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु की खोज की थी? तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तांबे का। मनुष्य ने सबसे पहले तांबे की खोज की थी। फिर आगे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं अगले टॉपिक पे, इस काल में मनुष्य ने पत्थरों के साथ तांबे के उपकरणों का उपयोग करना भी शुरू कर दिया था। यानी कि मनुष्य पत्थरों के हथियार के साथ साथ तांबे के हथियारों का भी उपयोग करना शुरू कर दिया था। तो प्राचीन भारत से कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो पहला तथ्य क्या होता है? सबसे पहले मनुष्य ने कौन सा पालतू जानवर पाला, यानी कि मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया था, कुत्ता को। फिर आगे देख सकते हैं सबसे पहले मनुष्य ने कौन सी धातु की खोज की थी, इसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया। तो सबसे पहले मनुष्य ने तांबे की खोज की थी। फिर आगे हम लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले मनुष्य ने जौ और गेहूँ की खेती की थी। ठीक है, मनुष्य ने सबसे पहले जौ और गेहूं की खेती की थी। फिर आगे चलते हैं
अगले तथ्य पे आते हैं। अगला तथ्य क्या कहता है आप लोग देख सकते हैं। मेहरगढ़ मनुष्य की पहली कृषि, मनुष्य ने पहली कृषि की, तो वह जगह कौन सा था? मेहरगढ़, जो वर्तमान समय में बलूचिस्तान में है। फिर आगे हम चलते हैं। बुर्ज होम जो कश्मीर में है, यह यहाँ पर मनुष्य ज़मीन के अंदर गड्ढा बना करके, यानी गर्त बना करके, गर्त आवास में रहते थे, यानी ज़मीन के अंदर गड्ढा बना करके उसके अंदर मनुष्य रहा करते थे। यहाँ पर मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। एक सवाल आता है कि मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण या साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बुर्ज होम, जो कश्मीर में वर्तमान में मौजूद है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। ये टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई कह दे कि सबसे पहले चावल का प्रमाण कहाँ मिला? सबसे पहले चावल का प्रमाण कहाँ मिला? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सबसे पहले चावल का प्रमाण उत्तर प्रदेश में मिला है, उत्तर प्रदेश के कोल्डीहवा में। फिर हम आगे चर्चा करते हैं अगले टॉपिक पे कि भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है, तो भीमबेटका की गुफाओं में मनुष्यों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शैल चित्रों का प्रमाण मिला है। क्योंकि शैल चित्रों का प्रमाण सबसे पहले मनुष्यों द्वारा कहाँ मिला है? तो वो भीमबेटका के गुफाओं में मिला है, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में मौजूद है। अब हम चर्चा करते हैं आगे। एमसीक्यू नहीं है, वन लाइनर क्वेश्चन है। ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए सारे क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे केवल आंसर लिखा हुआ है हर एक प्रश्न का। तो हम लोग 1 से लेकर के 70 प्रश्नों के बारे में आगे चर्चा करते हैं, जो हमारे प्राचीन भारत के इतिहास से लिए गए हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन कर रहा है कि आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव किस काल में हुआ? तो आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव जो है वो नवपाषाण काल में माना जाता है। यानी कि यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वो है होमोसेपियंस। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 2 पर आते हैं। कह रहा है कि कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कपास जो है, इससे सूती वस्त्र तैयार किया जाता है, तो उसका प्राचीनतम साक्ष्य सबसे पहले कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मेहरगढ़, जो पाकिस्तान में सुलेमान और किरतर पहाड़ियों के बीच है, वहाँ पर से कपास के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। किस काल को अखेटक एवं खाद्य संग्राहक काल भी कहा जाता है? अखेटक मतलब होता है शिकार का काल, और खाद्य संग्राहक मतलब भोजन को संग्रह करना। इसका साक्ष्य कहाँ से मिलता है, किस काल से मिलता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पूरा पाषाण काल से। आते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। किस काल को चाल्कोलिथिक काल भी कहा जाता है? तो ताम्र पाषाण काल को चाल्कोलिथिक काल भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कुत्ता को किस काल में पालतू पशु बनाया गया था? एक सवाल था कि सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया? तो उसका आंसर हो जाएगा कुत्ता को। तो कुत्ता को किस काल में पालतू बनाया गया? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल में कुत्ते को पालतू बनाया गया था। इस टॉपिक से बहुत सारा क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कृषि के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो अभी हम लोगों ने चर्चा किया, तो कृषि का जो है प्रथम साक्ष्य जो है वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। आगे चलते हैं, चावल की प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया। तो चावल की जो प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो कोल्डीहवा, जो उत्तर प्रदेश में मौजूद है, वहाँ पर मिला है। आगे क्वेश्चन चर्चा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो पहिए का आविष्कार, कृषि का आविष्कार, या फिर अस्थायी रूप से मनुष्यों का रहना, या फिर कुत्ते को पालतू बनाना, यह नवपाषाण काल का पार्ट है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल। फिर आगे हम चर्चा करते हैं, प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। पाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया गया? तो पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। पूरा पाषाण काल में मनुष्य की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो पूरा पाषाण काल में मनुष्य जो है शिकार करके ही अपना भरण पोषण करते थे। क्वेश्चन नंबर 11, प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज किस जगह पे हुई थी? तो भीमबेटका की गुफाओं में हुई थी, जो मध्य प्रदेश में मौजूद है। आगे हम चर्चा करते हैं प्रश्न संख्या 12 पर कि प्रागैतिहासिक काल के उपकरण और हथियार किससे बनाए जाते थे? यानी कि प्रागैतिहासिक काल में किसी भी धातु का खोज नहीं हुआ था। उस समय जो उपकरण थे या फिर हथियार थे वो पत्थरों से तैयार किए जाते थे, और वो हथियारों का आकार जो होता था बहुत बड़ा होता था। आगे हम चर्चा करते हैं प्रश्न संख्या 13 पर। प्रागैतिहासिक स्थल भीमबेटका से क्या प्राप्त हुआ है? तो प्रागैतिहासिक स्थल भीमबेटका से चित्र के साक्ष्य प्राप्त हुआ। भीमबेटका कहाँ है? तो वो मध्य प्रदेश में है। ये प्रागैतिहासिक काल का भाग है। आगे बुर्ज होम स्थल है। बुर्ज होम स्थल है तो क्या है? वह नवपाषाण काल का एक स्थल है। ये क्या होता है? तो ज़मीन के अंदर घर बना करके मनुष्य निवास करते थे। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? यानी कि मनुष्य का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी घाटी से मनुष्य का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है।
आगे चर्चा करते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 16 पर। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है वो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल से विकसित हुई? यानी कि नवपाषाण काल में मनुष्य अस्थायी रूप से निवास करना शुरू कर दिए थे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन संख्या 18, माइक्रोलिथिक यानी कि छोटे हथियार किस काल से संबंधित है? तो माइक्रोलिथिक या छोटे हथियार जो है वो मध्यकाल से संबंधित है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मध्यकाल, यानी कि माइक्रोलिथिक यानी छोटे साइज के जो हथियार होते थे वो मध्यकाल में पाए जाते थे। अगला क्वेश्चन नंबर 19, मानव द्वारा आग का उपयोग किस काल में किया गया? आग का खोज तो नहीं किया गया, लेकिन आग का उपयोग सर्वप्रथम जो है मनुष्य द्वारा पूरा पाषाण में किया गया, और खोज पूरा पाषाण में किया गया, और इसका प्रयोग जो है नवपाषाण काल में किया गया। अगला क्वेश्चन, मानव द्वारा सर्वप्रथम कौन सी फसल उगाई गई थी? तो मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम जौ की खेती की गई थी, उसके बाद गेहूं की खेती की जाती है मनुष्य के द्वारा। अगला क्वेश्चन, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का उपयोग किया था। आगे हम चर्चा करते हैं क्वेश्चन संख्या 12, मेहरगढ़ से किस संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक संस्कृति, ये तीनों का अवशेष प्राप्त हुए हैं। आगे चर्चा करते हैं प्रश्न संख्या 23 के बारे में। मनुष्यों द्वारा मानव संग्रहालय यानी कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के नाम से जाना जाता है वो वर्तमान में भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न, अंत्येष्टि कार्यक्रम के साक्ष्य सर्वप्रथम किस काल से प्राप्त हुए हैं? तो अंत्येष्टि कार्यक्रम के साक्ष्य जो है सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से प्राप्त हुए हैं। अंत्येष्टि कार्यक्रम क्या होता है? तो जो मनुष्य मर जाते थे उनका दाह संस्कार करना, उनको दफनाना, ये अंत्येष्टि कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। इसका साक्ष्य मध्य पाषाण काल में देखने को मिलता है। आगे हम प्रश्न संख्या 25 पर चर्चा करते हैं। मध्य पाषाण काल से पशुपालन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बागौर से जो है मध्य पाषाण काल में पशुपालन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नवपाषाण काल में किस स्थान से गर्तवास के साक्ष्य मिले हैं? गर्तवास यानी कि बुर्ज होम जिसको बोलते हैं, जमीन के अंदर रहना, यानी कि नवपाषाण काल में किस स्थान से गर्तवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो वो बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं प्रश्न संख्या 27, प्रागैतिहासिक काल में किस स्थान से मानव के साथ साथ कुत्तों को भी दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है? यह भी कहाँ से मिलता है? बुर्ज होम से मिलता है, जो कश्मीर में है, इस समय जम्मू कश्मीर में। आगे हम चर्चा करते हैं प्रश्न संख्या 28, कह रहा है सुमेलित करें। तो यहाँ पे सुमेलित कर दिया गया पहले से। चिरांद जो जगह है वर्तमान में वो छपरा में है। आगे चर्चा करते हैं मेहरगढ़ बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का भाग है, बलूचिस्तान में है। भीमबेटका जो यहाँ पे उत्तर प्रदेश लिखते हैं, भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, भीमबेटका कहाँ है? तो भीमबेटका मध्य प्रदेश में। अगला है संगनकल्लू कहाँ है? तो यह बेलारी के कर्नाटक में है। आगे हम चर्चा करते हैं प्रश्न संख्या 29 का, रॉबर्ट ब्रूसफुट जिन्होंने भारत में सर्वप्रथम पाषाणिक उपकरण की खोज की थी वो कौन थे मूलतः? तो क्या थे? वो एक भूवैज्ञानिक थे। अगला क्वेश्चन, किस स्थान से मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो मातृ देवी की मूर्ति बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन 31 नंबर, किस स्थान से मानव के अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं? तो सराय नहर से प्राचीन मानव के अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं। आगे चर्चा करते हैं प्रश्न संख्या 32 पे आते हैं, किस महाद्वीप को मानव जाति का पालना भी कहा जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का पालना भी कहा जाता है। आगे प्रश्न संख्या 33, मानव ने सबसे लंबा समय किस काल में व्यतीत किया? तो सबसे लंबा समय मनुष्य ने पूरा पाषाण में व्यतीत किया। उसी तरह से अगले प्रश्न पे आते हैं, पाषाण काल को इतिहास के किस युग में रखा गया है? तो पाषाण काल को इतिहास के प्रागैतिहासिक भाग में, प्रागैतिहासिक युग में रखा गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन के बारे में भी हम लोगों ने अभी चर्चा किया। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक माना जाता है। आगे चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन पे, मानव के कुल इतिहास का कितना प्रतिशत भाग प्रागैतिहासिक युग में आता है? तो 99%, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 99% भाग जो है मानव के कुल इतिहास का प्रतिशत जो है प्रागैतिहासिक काल युग में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना? मनुष्य जो है खाद्य पदार्थों को उगाना और उसका उपयोग करना ये कब शुरू किया? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल में। अगला क्वेश्चन, पाषाण उपकरण निर्माण केंद्र से संबंधित स्थान है। तो पाषाण उपकरण निर्माण केंद्र से संबंधित जो स्थान है वो है इनामपुर।
आगे चर्चा करते हैं प्रश्न संख्या 39। मानव द्वारा बनाए गए मृद भांड यानी कि मिट्टी का बर्तन सर्वाधिक संख्या में कहाँ पाए जाते हैं? तो हस्तिनापुर में जो है मनुष्य द्वारा मृद भांड यानी कि मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक संख्या में पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? इस प्रश्न के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया। तो पहिए का आविष्कार जो है वो नवपाषाण काल में, यानी कि मनुष्य जब अस्थायी हो गए, कृषि करने लगे, खेती करने लगे, तो खेती से प्राप्त जो अनाज होते थे उनको एक जगह से दूसरे जगह तक, मतलब कि अपने स्थान तक, आवास स्थान तक लाने में काफ़ी कठिनाई होती थी। तो मनुष्यों ने अपनी समस्या का समाधान करने के लिए नवपाषाण काल में ही पहिए का आविष्कार किया। पहिए का आविष्कार कर लेने से क्या हुआ? मनुष्य का काम बहुत ही आसान हो गया। आगे हम चर्चा करते हैं प्रश्न संख्या 41 पर। आभूषणों से युक्त मध्य पाषाण मानव समाधियाँ प्राप्त हुई है। आभूषणों से यानी कि आभूषण पहने हुए जो समाधियाँ है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो हुआ है महदाह से। अगला क्वेश्चन, ब्लेड और ब्यूरीन प्रकार के उपकरण किस परंपरा के परिचायक लक्षण है? तो ब्लेड और ब्यूरीन जो है उच्च पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, कुंभकारी किस काल के दृष्टिगोचर हुई? कुंभकारी जो है वो नवपाषाण काल के दृष्टिगोचर हुए। आगे आते हैं 44। जोखे संस्कृति के स्थलों में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो दैमाबाद है। अगला क्वेश्चन, नवपाषाण काल में किस स्थल से हड्डी के उपकरण मिले हैं? तो वो चिरांद से मिले हैं। अगला क्वेश्चन, मनुष्य द्वारा बनाया गया प्रथम औजार कौन था? तो मनुष्य ने सबसे पहले कुल्हाड़ी बनाया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कुल्हाड़ी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं प्रश्न संख्या 47। किस स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई थी? तो पल्लव रम में हुई थी। अगला क्वेश्चन, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण किस स्थान से मिले हैं? तो आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश में है वहाँ से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? तो नर्मदा घाटी में भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है। इसके बारे में भी हम लोगों ने पीछे चर्चा किया था। अगला क्वेश्चन, राख का टीला किस नवपाषाण काल से संबंधित है? तो संगन कल्लू से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, किस युग को चारकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण युग को चारकोलिथिक युग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो भीमबेटका की गुफाएं जो है मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। आते हैं 53 क्वेश्चन पे। एक ही कमरे में 3 मानव कंकाल कहाँ से पाए गए हैं? तो दमदमा से एक ही कमरे में 3 मानव कंकाल पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन, बेलन घाटी से प्राप्त औजार संबंधित है? तो बेलन घाटी से प्राप्त औजार जो है निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन 55, टेबल उपकरण संबंधित है? तो ये भी निम्न पाषाण काल से संबंधित है टेबल उपकरण। आगे आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? 56, भारत में खोजा गया प्रथम मानव किस प्रजाति से संबंधित है? तो भारत में खोजा गया जो प्रथम मानव था वो निग्रोइड प्रजाति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, पुरातत्व विभाग की स्थापना किस गवर्नर जनरल के काल में हुई थी? तो लॉर्ड कर्जन के काल में जो है पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, भीमबेटका की गुफाएं किस काल से संबंधित है? तो भीमबेटका की गुफाएं जो है वो मध्यकाल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण काल से और लौह युग की त्रियुगी विभाजन किया था? किसने किया था? तो थॉमसन ने किया था। अगला क्वेश्चन, किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो महदाह से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौदा टोली का उत्खनन किसने किया? तो नौदा टोली का उत्खनन जो है SD शांकलिया ने किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतका को घर के फर्श के नीचे रहकर किस प्रकार दफनाते थे? तो उत्तर से दक्षिण की दिशा में सुला करके जो मृत शरीर होता था महाराष्ट्र में मृतकों को दफनाया जाता था। अगला क्वेश्चन, मनुष्य ने सर्वप्रथम तीर धनुष का आविष्कार किस काल में किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तीर धनुष का आविष्कार मनुष्य ने सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल में किया था। अगला क्वेश्चन, नियोलिथिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जॉन डुबाक ने सर्वप्रथम नियोलिथिक शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, पंचमढ़ी के चित्रों की खोज किसने की थी? तो DH गॉर्डन ने सबसे पहले पंचमढ़ी के चित्रों की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 66, दक्षिण भारत में प्रागैतिहासिक काल के चित्रों के लिए मशहूर केंद्र कौन था? तो कौन था? बेलारी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कि भारतीय प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों के हाथ के छाप किस क्षेत्र से मिले हैं? तो मिले हैं सोहरो घाट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्ला सरंगम गुफा किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज की इस वीडियो का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, कि प्रागैतिहासिक क्षेत्र
होशंगाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? ये आजमगढ़ बागोर से मिलते हैं। तो दोस्तों ये आ रहा आज का हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएं तथा इस वीडियो को जो है अपने किसी एक दोस्त के पास, एक दोस्त के ग्रुप में ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो पर एक प्यारा सा कमेंट करें तथा इस वीडियो को देखने के बाद इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।